आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। वेलकम टू BHU इन्फोपीडिया। तो कल टेलीग्राम पे हमने आपको बताया था कि कुछ न्यू स्टार्ट करने हैं आपके लिए, तो किसी ने गेस्ट डाउन नहीं किया क्योंकि अभी इतने एक्टिव बच्चे हैं नहीं हमारे पास ग्रुप में। कोई बात नहीं। तो हम अब आज हमारी जो BHU एंट्रेंस 2022 के लिए या फिर अदर यूनिवर्सिटी का कोई भी जो हमारा कॉमन जो होना है एप्टीट्यूड टेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसके लिए हमने रीजनिंग हमने स्टार्ट कर रखी है, आपको पता है जैसा कि। और दूसरी बात करंट अफेयर्स है वो भी आपको कवर करवा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। आपको रियल टाइम जो करंट अफेयर्स है वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, प्लस वीकली उसका टेस्ट हो रहा है, मंथली भी टेस्ट हो रहा है। ठीक है, मंथली कैप्सूल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दो चीज़ें हो गई। तीसरी बात ये कि इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज कह लीजिए, इंग्लिश कंप्रेंशन कह लीजिए, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, तो ये सब चीज़ें जो है आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है उसके बीच में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं तो इंग्लिश का भी जो है एक इक्वल पार्ट रहेगा, जिसके बीच में आपको इंग्लिश वोकेबलरी, इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी यानी जिसको हम कह सकते हैं शब्दावली, हिंदी में कहते हैं ना। तो शब्दावली वोकेबलरी का मतलब ये हो गया कि आपकी जो शब्दों की पकड़ है, आप कितने ज़्यादा नए वर्ड्स को जानते हैं, कितना ज़्यादा आप रीड करते हैं इंग्लिश वर्ड्स को, वो चीज़ वोकेबलरी होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो वो आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लासेस में, टेंस वगैरह होते हैं जो आपको सेंटेंस दे दिए जाते हैं, उसमें आपको टेंस के अकॉर्डिंग या फिर वर्ब के अकॉर्डिंग या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब चीज़ें ग्रामर में आपके आती है। ठीक है। तो अब हम जो आज शुरू कर रहे हैं वो है वोकेबलरी के लिए, या फिर वोकैब कहिए शॉर्ट में। ठीक है। तो वोकैब के लिए आपको डेली बेसिस पर जो है कुछ कुछ जैसे रोज़ 10, 15, 20 वर्ड्स जो है आपको, वर्ड्स का मतलब ये हो गया कि आपकी वोकैबलरी को बिल्ड करने के लिए आपको रोज़ नए वर्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस प्रेजेंटेशन को इस हिसाब से दिया जाएगा कि अगर मान लीजिए आज मैंने आपको एक वर्ड पढ़ा दिया, कोई कोई भी एक इंग्लिश वर्ड पढ़ा दिया, तो उससे रिलेटेड उसी के जो मतलब कह सकते हैं बेसिस पे बनने वाले दूसरे वर्ड है वो आपको समझ आए, इस तरीके से आपको हर चीज़ समझाई जाएगी। पहले मैं बता दूं कि ये जितना भी आज से हम जो शुरू कर रहे हैं 1 मार्च से डेली वोकेबलरी बूस्टर, तो ये मैं एक बुक है, आप सर्च करिएगा गूगल पर, नॉर्मन लुइस नाम से है ऑथर, उनकी एक बुक है वर्ड पावर मेड ईजी। ठीक है। और यूट्यूब पे भी काफ़ी टीचर्स हैं काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के जो इसी बुक को एज इट इज़ करवाते हैं। हालांकि मैंने उस बुक को कंप्लीट किया हुआ है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ये एक बहुत ही अच्छी बुक है वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए, वोकेबलरी को मजबूत करने के लिए। ठीक है। तो उसी के बेसिस पर मैं आपको ये जो है हमारा सेशन नया ये स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया कि CUCET आपका जो भी एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके अंदर NTA जो कंडक्ट करवाएगा उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश कंप्रेंशन का बढ़िया काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। और वोकैब हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। देखिए वोकैब यानी हम नए वर्ड्स जो इन वोग है, जो अभी ट्रेंड में हैं, उन सबको पहचानते हैं। हम कितना ज़्यादा रीड कर, देखिए जैसे मैंने आपको दूसरे सब्जेक्ट्स का बताया कि आप प्रैक्टिस से परफेक्ट होंगे या फिर इस सब्जेक्ट में ऐसा करने से होगा, उसी तरह से इंग्लिश वोकैब की जब बात होती है तो इसमें की टू सक्सेस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करिए। रीड करने का मतलब ये नहीं है कि आप अभी भैया एक 1000 पेजों की एक ले लेंगे बुक इंग्लिश की, प्योर USA वाली इंग्लिश की, ठीक है, या फिर कोई और कंट्री की, तो वो पढ़ने लग जाएंगे। ऐसे वोकेबलरी बिल्ड नहीं होती है। वोकेबलरी बिल्ड होती है आपके सजग रहने से। आप कितना अवेयर रहते हैं, अगर आपके सामने कोई नया वर्ड आता है तो आप दिन में कहीं भी जाते हो देखो, या फिर कुछ भी मोबाइल देखते हो, आपको नए वर्ड रोज़ रोज़ दिखते हैं, लेकिन आप कभी उन पर फोकस नहीं करते। आपको कोई मतलब नहीं है कि क्या उसका मतलब है और कहाँ पे वो यूज़ हो रहा है। और ऐसे वर्ड होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। वही सब चीज़ें हैं। वोकेबलरी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए ये सेशन आज शुरू करते हैं अपने। ठीक है। तो ये हो सकता है कि डेली बेसिस पर रखें या फिर कोई बात नहीं गैप भी दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का भी और भी कुछ सेशन शुरू करेंगे जिसमें आपको इंग्लिश की हेल्प हो। ग्रामर के लिए मेरे ख्याल से तो देखिए आपको ग्रामर पढ़ाने की तो मुझे ज़रूरत लगती नहीं है कि आपको मैं ग्रामर पढ़ाऊँ शुरू से, भैया टेंस ये होता है, ये इतने टाइप के टेंस होते हैं, या फिर कोई और टॉपिक है तो उसको कैसे करते हैं। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएँ इंग्लिश के लिए। ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हमारा सेशन। आज के सेशन में कुछ वर्ड्स हैं। और देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड दे रखा है आपको, तो इंग्लिश वाला जो आपका होगा सेक्शन होगा आपके पेपर का, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। मान लीजिए मैंने आपको एक वर्ड दिया, वो हो सकता है कि वो वन वर्ड का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी एक सेंटेंस के लिए या क्लोज के लिए एक सिंगल वर्ड के रूप में उसको दिया जाता है, तो उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है। और उसी जो वर्ड है उसको कहीं पे यूज़ करेंगे सेंटेंस में या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। ठीक है। कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वोकैब हर जगह काम आएगी आपको। आप ग्रामर में देखोगे तो भी आपको काम आएगी, और वैसे नॉर्मल कंप्रेंशन में देखोगे तो भी आपके काम आएगी।
ठीक है। तो देखिए आज का हमारा पहला वर्ड है एनोनिमस। ठीक है, प्रोनाउंस आप कैसे भी करिए, आपको स्पेलिंग सही होनी चाहिए और आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, प्रोनाउंस की कोई दिक्कत नहीं है। तो एनोनिमस का मतलब होता है कि आपने टेलीग्राम आप यूज़ करते हो या नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या होता है, क्विज़ होती है, क्विज़ उसमें लिखा होता है एनोनिमस क्विज़। एनोनिमस क्विज़ का मतलब है कि रैंडमली कोई भी आंसर दे रहा है वहाँ पे और वोटिंग है एक तरह से वो, तो दैट इज़ एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुप्त, जिसका नाम रिवील ना किया गया हो, ठीक है, नेम रिवील ना किया गया हो या जिसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना की गई हो। या जैसे हम गुप्त दान कर देते हैं ना, कि कोई जागरण वगैरह वाले आते हैं चंदा मांगने तो उनको हम कहते हैं भैया गुप्त दान कर दो, तो दैट इज़ एनोनिमस डोनेशन। ठीक है, तो एनोनिमस यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस चीज़ की बात करें जो कि अननोन है या फिर रिवील नहीं की गई है उसकी आइडेंटिटी, दैट इज़ एनोनिमस। तो वन हुज नेम इज़ नॉट नोन। और आगे मैंने सभी के आगे एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उस वर्ड को अप्लाई करने का। देखिए सभी सब्जेक्ट्स में एक चीज़ कॉमन होती है, आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, जब तक उसे आप सही जगह पे अप्लाई करना नहीं सीखोगे या नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो एनोनिमस हमारा पहला वर्ड था। इसका एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि एन एनोनिमस ब्लड डोनर हेल्प्ड हिम इन नीड, यानी एक गुप्त कोई खूनदान कर गया भाई, ब्लड डोनेट कर गया उस बंदे को जो हॉस्पिटल में था और उसने अपना नाम नहीं बताया, तो उसने इस सेंटेंस में कैसे लिख दिया कि एन एनोनिमस ब्लड डोनर हेल्प्ड हिम। ठीक है, इस तरह से आपको ये वर्ड याद रहेगा। वर्ड जो भी आपको मान लीजिए कोई वर्ड दिया गया है तो सबसे पहले आप उस वर्ड का मीनिंग समझिए। ठीक है, उस वर्ड के क्या पहलू है और कहाँ पे वो वर्ड को आप यूज़ करने को कहाँ पे मिलता है आपको या कहाँ पे यूज़ किया हुआ दिखता है, दैट इज़ योर प्रैक्टिस। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन इज़ अथिस्ट। देखिए अथिस्ट क्या होता है, ये दो वर्ड हैं, एक अगर इसके आगे से अगर आप ए हटा देते हैं तो दैट इज़ थीस्ट। देखिए थीस्ट का मतलब होता है बिलीवर ऑफ गॉड, यानी जो भगवान पर विश्वास करता है। हिंदी में इसको कहते हैं, एक मिनट, आस्तिक और नास्तिक दो होते हैं ना, तो दैट इज़ थीस्ट। जब THEIST थीस्ट लिखा होगा दैट मीन्स समवन हु इज़ हु बिलीव्स इन गॉड, यानी जो भगवान में विश्वास करता है, यानी आस्तिक है जो। एंड जब एथिस्ट की बात की जाती है तो एथिस्ट क्या होता है भाई, एथिस्ट होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, यानी भगवान है या नहीं है वो इस चीज़ में विश्वास नहीं करता, वो भगवान के होने में विश्वास नहीं करता, वो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं मानता है, वो किसी धर्म की अनुपालना नहीं करता है, किसी रिलीजन की कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, दैट इज़ एन एथिस्ट। ओके, तो अब एथिस्ट में ही अगर आपको मान लीजिए आपको एक वर्ड दे दिया जाए पेपर में एथिस्ट है और इसका एंटोनियम बताना है, एंटोनियम यानी अपोजिट या विलोम शब्द जिसे कहते हैं, तो थीस्ट और एथिस्ट एक दूसरे के क्या है, एंटोनियम है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एथिस्ट इज़ वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है कि अमन इज़ अ कन्फर्म्ड एथिस्ट, दैट्स वाई ही कीप्स फ्रॉम सुपरस्टिशंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भैया अमन एक बंदा है, ही इज़ अ कन्फर्म्ड एथिस्ट, यानी एक क्या कहते हैं कट्टर नास्तिक है, दैट्स वाई ही कीप्स फ्रॉम, तब इसलिए वो पूजा पाठ धर्म और ये जो अंधविश्वास कह सकते हैं इनसे दूर रहता है। इस तरह से इस वर्ड को यूज़ किया जा रहा है और इस वर्ड के एंटोनियम जो है वो आप नोट करते जाइए हाथों हाथ और आपके दिमाग में रहनी चाहिए ये चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड इज़ एल्ट्रुइस्ट। देखिए एल्ट्रुइस्ट क्या होता है, एल्ट्रुइस्ट वर्ड बहुत जगह आपको देखने को मिल सकता है। जब हम किसी व्यक्ति की क्वालिटी की बात करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो एल्ट्रुइस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है कि भैया एक बंदा होता है जो दूसरों के अच्छे के लिए, उसका जो मेन प्रायोरिटी होती है वो ये होता है कि दूसरों का वेलफेयर हो, दूसरों का भला हो। ठीक है, हिंदी में तो पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी है। तो एल्ट्रुइस्ट वन हु इज़ इंटरेस्टेड और बिलीव्स इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक बंदा जो दूसरों के भले में, दूसरों के वेलफेयर में, दूसरों के अच्छा करने में विश्वास रखता है, दैट इज़ एन एल्ट्रुइस्ट। एंड द एग्जाम्पल इज़ दैट बीइंग एन एल्ट्रुइस्ट ही चोज टू सर्व हिज नेशन। तो एल्ट्रुइस्ट होने के नाते एक बंदे ने अपने देश की सेवा करने का निश्चय लिया। ठीक है, दैट इज़ इट्स एग्जाम्पल। इस तरह से आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। और वर्ड्स क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि अभी आपने आज मैंने पढ़ा दिया कि अब आपको एल्ट्रुइस्ट है तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, तो बार बार आपको जब सामने आएंगी ना ये चीज़ें, तो आपको एक चीज़, एक मतलब पैटर्न बन जाएगा आपके दिमाग में किस तरह के वर्ड हैं और किस तरह से उसका आपको अप्लाई करने को मिल रहे हैं और कहाँ का बार बार देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज़ एंथ्रोपोलॉजी। देखिए एंथ्रोपोलॉजी जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, दो या फिर कहें कि दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज़ एंथ्रोपो एंड सेकंड इज़ लॉजी। ठीक है, ये लॉजी जो है ये आपको कई वर्ड कई चीज़ों के पीछे देखने को मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में है या बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सब जो सब्जेक्ट्स होते हैं। लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी होता है साइंस या फिर इसको कह सकते हैं हम स्टडी, कि स्टडी ऑफ, इसको लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ व्हाट, एंथ्रोपो। देखो ये जो एंथ्रोपो वर्ड है ये किसी ग्रीक वर्ड का होगा या जो भी है, मतलब इसका मतलब होता है ह्यूमन।
ठीक है, ह्यूमन काइंड या मैन काइंड कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि स्टडी ऑफ वट या साइंस ऑफ वट ह्यूमन, साइंस ऑफ मैनकाइंड और ह्यूमन डेवलपमेंट इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। जब आप लॉजी जहाँ पे भी आप देख लोगे ना, लॉजी वर्ड LOGY आपको कहीं पे देखने को मिलेगा, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी या फिर और लॉजी के कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजी जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी जो क्रिया है उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। इस तरह से अलग अलग बेसिस पर वर्ड बनती है। तो एंथ्रोपो जहाँ पे आपको मिल जाएगा, एंथ्रोपो का मतलब आपको पता रहना चाहिए कि एंथ्रोपो का मतलब है ह्यूमन से रिलेटेड कोई चीज़ है। और यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी है, इसलिए हमने साइंस की बात की है, स्टडी की बात की है कि ह्यूमन की स्टडी करना, ह्यूमन की इवोल्यूशन का स्टडी करना या ह्यूमन की डेवलपमेंट की स्टडी करना, दैट इज़ एंथ्रोपोलॉजी। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन अवर कोर्स। ठीक है, चलिए आगे। आगे मैंने बात की इगोइस्ट की। देखिए, इगोइस्ट वर्ड, इगोइस्ट का मतलब होता है कि जो मतलब स्वार्थी कह सकते हैं हिंदी में सीधा सा मतलब। तो इगोइस्ट का मतलब होता है कि जो खुद की जो डिज़ायर्स है, खुद की इच्छा है या खुद का जो काम है उसको प्रायोरिटी देता है, यानी दूसरे से पहले वो खुद का काम निकालना उसको अच्छा लगता है। तो दैट इज़ एन इगोइस्ट। अगर हम बात करें कि आपका कोई नेता है या फिर कोई दोस्त है आपका, मान लीजिए, वो पहले अपना काम करेगा तभी आपका करेगा, तो उस वे में तो आप उसको ईगोइस्ट नहीं कहोगे ना, क्योंकि वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन ईगोइस्ट हम उस सेंस में कहेंगे जब भले ही दूसरे का भला हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसके लिए सबसे पहले एक ही चीज़ है, दैट इज़ हिज ओवन डिज़ायर्स, हिज ओवन वर्क, हिज ओवन प्रियोरिटी। तो दैट इज़ कॉल्ड ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मीन्स स्वार्थी। ठीक है, एग्जाम्पल इज गिवन दैट ही इज़ एन ईगोइस्ट, आई कांट ट्रस्ट हिम। तो वो भैया स्वार्थी है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया एंथ्रोपोलॉजी में, वैसे ही एक कार्डियोलॉजी होता है क्रिया। और कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें, जहाँ पे लॉजी के बाद लॉजिस्ट लग जाता है, तो ये मतलब ये बंदे की बात करें, एक प्रोफेशन की बात कर रहा है। तो लॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब स्टडी करने वाला या एक साइंस का जो प्रैक्टिशनर है, किस चीज़ का, कार्डियो। देखिए कार्डियो, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन से रिलेटेड है, और कार्डियो की जब वहाँ पे बात आएगी तो कार्डियो मतलब ह्यूमन हार्ट, हार्ट की भी जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ अ कार्डियो। आपने कई जगह देखा होगा, जैसे डॉक्टर को विजिट करते हैं आप, वहाँ पे लिखा होता है ना कि ये कार्डियोलॉजिस्ट है या फिर ये फिजियोथेरेपिस्ट है, अलग अलग तरह के डॉक्टर्स जिनकी प्रैक्टिस करते हैं जिस चीज़ की, दो दैट इज़ देयर ऑक्यूपेशन और देयर प्रोफेशन। सो कार्डियो, जहाँ पे भी आपको कार्डियो देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि दैट इज़ रिलेटेड टू हार्ट और हार्ट डिसीजेज, हार्ट जो भी हार्ट से रिलेटेड चीज़ें उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यू शुड विजिट अ कार्डियोलॉजिस्ट सून, यानी कह रहा है कि भैया तुम्हारा भैया थोड़े दिल में दिक्कत है या तुम्हें है तो कार्डियोलॉजिस्ट को तुम्हें कॉन्टैक्ट करना चाहिए। यू शुड विजिट अ कार्डियोलॉजिस्ट, यानी दिल का डॉक्टर, उससे कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, इस तरह से ये वर्ड बनते हैं। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से, कि जैसे मैंने एंथ्रोपो बता दिया, तब एंथ्रोपो आपको और भी वर्ड्स में देखने को मिलेगा। आपको एक चीज़ अभी क्या याद रखनी है कि एंथ्रोपो का मतलब ह्यूमन से है, कार्डियो का मतलब हार्ट से है। ठीक है, इस तरह से। थीस्ट का मतलब बिलीवर ऑफ गॉड, और नॉट बिलीव जो बिलीव नहीं करता वो। देन एक और वर्ड हमारी वोकेबलरी में, दैट इज़ पैडागोगी। देखिए पैडागोगी वर्ड का मीनिंग तो मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन पैडागोगी में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे पैडा वर्ब, पैडा आपको जहाँ पे दिख देता है ना, PEDA, तो वैसे तो ये एक मेरे ख्याल से पैडियक या पीडिया इस तरह के वर्ड से लिया गया है। ये भी कोई ग्रीक या इटालियन वर्ड होंगे, जो भी होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। पैडा जहाँ पे आपको दिखेगा, पैडा से मतलब समझिएगा कि बच्चों की बात कर रहा है। ठीक है, बच्चों का मतलब छोटे बच्चे। मैं आपको आगे एक और वर्ड दिखाऊंगा, फिर आपको ज़्यादा समझेगा। तो ठीक है, पैडागोगी का मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जो हमारा सिखाने का जो तरीका होता है। टीचिंग मतलब जो प्रोफेशन होता है टीचर का, उसके जो तरीके होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन सिद्धांत के ऊपर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह की उनकी साइकोलॉजी है। ठीक है, किस तरह से उन्हें समझ आएगा, किस तरह से उन्हें प्रेज करना है या किस तरह से उन्हें कंडेम करना है, वो सब चीज़ें, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। और इसी को हम कहते हैं पैडागोगी। अगर आप में से किसी के घर पे टीचर वगैरह हैं, कोई बीएड वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं घर पे, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी, तो उनसे आप पता करिएगा कि व्हाट इज़ पैडागोगी। वो आपको एक वर्ड में बताएंगे, पैडागोगी बेटा बच्चों को पढ़ाने का तरीका होता है। ठीक है, और तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हो कि हिमांशी सिंह इज़ नोन फॉर हर स्पेशलाइज्ड पैडागोगी स्किल्स। ये एग्जांपल मैंने वैसे ही लिख दिया। हिमांशी सिंह एक टीचर कह सकते हैं और काफ़ी फेमस है अभी इस टाइम पे, और ये यूट्यूब पर ही है, हिमांशी सिंह लेट्स लर्न नाम से इनका चैनल है। तो ठीक है, जो भी है, हिमांशी सिंह नोन फॉर हर स्पेशलाइज्ड पैडागोगी स्किल्स। पैडागोगी स्किल्स यानी जो टीचिंग की स्किल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, उस स्किल्स की वजह से चीज़ नोन और चीज़ फेमस। तो पैडागोगी आपको वर्ड याद रखना है जहाँ पे आपको दिख जाए। और इसी वर्ड में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जहाँ पे ये GOGY या फिर
GUE दिख जाए तो GOGUE या फिर GOGY, गोग या गोगी, ये दो चीज़ें जहाँ पे आपको देखिए, गोग गोगी, ये कोई मैं हिंदी के वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, ये टर्म्स हैं, ये आगे पीछे लगने वाली चीज़ें हैं, जैसे हिंदी में लगती है ना अन यार उपसर्ग प्रत्यय कहते हैं यार उनको, जो भी है देख लेना आप, ठीक है। तो गोग का मतलब होता है कि एक समूह में इकट्ठा कर लेना लोगों को या बच्चों को, किन्हीं भी चीज़ों को। गोग का मतलब होता है एक सभा, ठीक है। तो गोग जहाँ पे आपको मिल जाएगा ना ये वर्ड गोगी या गोग किसी भी इंग्लिश वर्ड में, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे जो उस वर्ड का मीनिंग है वो कहीं ना कहीं एक रिलेटेड एक ग्रुप ऑफ पीपल से, ग्रुप ऑफ पर्सन से, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट इज कैलीग्राफी। देखिए यहाँ पे अब एक समझने की चीज़ ये है कि ये जो मैंने ग्राफी शब्द लिखा है, ग्राफी, ठीक है, ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है, ग्राफ होते हैं। ग्राफ का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक कह सकते हैं कि डाटा दिया हुआ है उसको अपने एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको करना, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना सिस्टमेटिक तरीके से, दैट इज़ कोल्ड ग्राफिंग, ठीक है। तो जैसे अगर हम दिल की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कार्डियो वर्ड पढ़ाया है, तो जब जो डॉक्टर या जो मशीन जो दिल की धड़कन होती है, हमारी बीट्स होती है, हार्ट बीट होती है, तो उसको क्या कहते हैं, स्केल करती है, उसको ग्राफ में मेंटेन करती है। आपने फिल्मों में देखा होगा ना, मशीन वो ऐसे ऐसे चलती रहती है जो, तो दैट इज़ ग्राफिंग। एंड आगे जो वर्ड दिया होगा इसके, वो रिप्रेजेंट करेगा कि किस चीज़ की ग्राफ है, किस चीज़ का आगे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे कैलीग्राफी की बात की होती है, ग्राफी का मतलब लिखना भी होता है, ठीक है। कैलीग्राफी जब यहाँ पे आ जाएगा तो कैलीग्राफी का मतलब होता है भैया ब्यूटीफुल राइटिंग। आपने संस्कृत वर्ड्स देखे होंगे कहीं ना कहीं, जैसे श्लोक वगैरह लिखे होते हैं, तो आपने देखा होगा को काफ़ी कह सकते हैं कि सुंदर तरीके के वर्ड लिखे होते हैं, उनमें तरह तरह के जो है ब्रश यूज़ किए जाते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह फिर यूट्यूब पे भी आपने देखे होंगे जो फ़ॉन्ट्स, अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट्स बनाते हैं, इंग्लिश में भी, ज़रूरी नहीं संस्कृत, सभी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो कैलीग्राफी इज़ referred as the practice of beautiful writing, and the person who does this is known as कैलीग्राफर। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये अपने आप बनाते रहना, ठीक है ना। कि जैसे मैंने कार्डियोग्राफर की कार्डियोलॉजी की बात की थी, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो हो गया वो उस क्रिया को करने वाला हो गया। तो वैसे ही कैलीग्राफी की बात करें तो करने वाला कौन हो गया, कैलीग्राफिस्ट, ठीक है। यानी ये जो प्रोफेशन है वो क्या हो जाएगा, कैलीग्राफिस्ट। चलिए आगे, और इसी का एंटोनियम में बता देता हूँ, CACO, कैकोग्राफी। ठीक है, कैकोग्राफी का मतलब हो गया कि कैको का मतलब होता है हार्श, बुरा या दिखने में अच्छा ना हो, दैट इज़ कैको। इसको बेस है ये दोनों, कैली एंड कैको। इस तरह से आप वर्ड को याद रखोगे, एक वर्ड से दूसरे वर्ड बनेंगे, कैली एंड कैको, ये आप याद रखना है, कैकोग्राफी, ठीक है। या फिर अगर किसी की आवाज़ सुनने में अच्छी नहीं है तो साउंड के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश वर्ड्स बनाने में, दैट इज़ फ़ोन, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मैं फिर कभी बताऊंगा, अभी आगे चलते हैं हम। आप याद रखें, कैलीग्राफी मतलब अच्छी राइटिंग लिखने की जो प्रैक्टिस होती है, दैट इज़ कैलीग्राफी। देन वन मोर, साइंस और स्टडी ऑफ व्हाट, एंटोमोलॉजी। देखिए एंटोमोलॉजी जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, एंटोमो, जहाँ पे आपको एंटोमो देखने को मिल जाए आप समझ जाना कि भैया इंसेक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। और लॉजी लगा दिया यानी उनकी स्टडी की बात हो रही है। तो साइंस और स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनका जो अध्ययन करने वाला जो बंदा होता है, उस बंदे को हम क्या कहेंगे, एंटोमोलॉजिस्ट। एंड जो उसकी वो क्रिया है, वो जो उसका कार्य है, दैट इज़ नोन एज एंटोमोलॉजी, ओके। इसी तरह से एंटोमोलॉजी में आपको 2-3 वर्ड और बता देता हूँ इसी से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड। जैसे हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो दैट इज़ रिलेटेड टू जीव जंतु जो हैं उनसे रिलेटेड बायोलॉजी, इसके अंतर्गत ही काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। फिर हम बात करते हैं जूलॉजी की, तो ये जानवरों से बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हम फिलोलॉजी की बात करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो आपको जो है बेस याद रखने हैं, जो जो मैं बताऊंगा वैसे वैसे। चलिए, देन एक वर्ड है नोटोरियस। देखिए नोटोरियस वर्ड जो होता है इसका मीनिंग होता है हिंदी में हम सीधा एक वर्ड में कहें तो बदनाम, ठीक है। या फिर बदनाम का मतलब ये हो सकता है कि बंदा फेमस तो है पर फेमस है किस चीज़ के लिए, अपने बुरे कार्यों के लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड एज नोटोरियस। प्रोनाउंस सही से करिए, दैट इज़ नोटोरियस, ठीक है। हर स्पेलिंग को एक बार लिख लीजिएगा और प्रोनाउंस करिएगा तो आपका काम बन जाएगा, ज़्यादा आपको मथा मारने की लोड़ नहीं पड़ेगी। तो वन हु इज़ नोन फॉर हिज बैड डीड्स, जो अपने बुरे कर्मों के लिए पहचाना जाता हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि विजय माल्या इज़ नोटोरियस बिलियनियर। तो हम विजय माल्या, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। विजय माल्या एक बिलियनियर है जो भारत के बैंक्स जो है उनसे कर्जा लेकर उसको बिना चुकाए जो है यहाँ से भाग चुका है। उसकी कंपनी ही थी किंगफिशर, जिसकी एरोप्लेन्स भी होते थे, और
और भी काफ़ी चीज़ें। किंगफिशर आपने क्रिकेट में भी उसको स्पॉन्सर किया जाता था, किंगफिशर बियर्स वगैरह जो होती है वो भी बनती है अल्कोहल वाली, दैट इज़ वट किंगफिशर वाज। बट हमारा किंगफिशर से कोई मतलब नहीं है, अभी हमारा मतलब है नोटोरियस से। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, या फिर जो बुरे कामों के लिए जाना जाता हो अपने कार्यों के। तो विजय माल्या की यहाँ पे बात यही थी, मैं एग्जाम्पल दिया था आपको। चलिए आगे। तो फिर एक वर्ड आता है ओमनीसेंट। देखिए एक चीज़, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पे मैं जैसे जैसे वर्ड करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको वर्ड करा रहा हूँ जो मतलब कहने का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं, बार बार देखने को मिलते हैं और देखने को मिलेंगे भी आपके एग्ज़ाम में, आपके प्रीवियस एग्जाम्स में, आपके जहाँ से भी आप प्रैक्टिस करोगे वहाँ पे आपको ये सभी वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे अपने आगे करेंगे मैं रिपीट भी करूँगा, ये पीछे वाले वर्ड भी रिपीट होंगे, न्यू वर्ड भी ऐड होंगे, सब कुछ होगा, देखते जाइए। तो अब जो वर्ड है वो है ओमनीसाइंट। देखिए ओमनीसाइंट, इसके अंदर जो रूट है वो है ओमनी एंड साइंट। देखिए ओमनी जहाँ पे आपको देखने को मिल जाए ना, ओमनी, OMNI, तो ओमनी का मतलब होएगा, ये रेफर करेगा किसको, ऑल को। ऑल मतलब सब, सभी या सब कुछ, ठीक है। लेकिन ये अकेला तो इसका कोई मतलब बनेगा नहीं, आगे जो चीज़ है उससे मतलब बनेगा। तो ओमनी का मतलब तो हो गया कि या ऑल से मतलब है या फिर सभी चीज़ से मतलब है। साइंट, देखिए साइंट ये जो वर्ड बना है, साइंस जो हम पढ़ते हैं, साइंस का मतलब विज्ञान होता है। तो वैसे जब इसका बेसिक जो रूट मीनिंग है दैट इज़ ज्ञान। तो ओमनी साइंट हम कह सकते हैं कि ओमनी साइंट का मतलब है कि जिसको सब कुछ पता हो, ठीक है। वन हु नोज एवरीथिंग, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं सर्वज्ञ, कहते हैं ना, ये सर्वज्ञ, ठीक है। दैट इज़ ओमनीसाइंट। ओमनी के ऊपर, ये जो ओमनी मैंने आपको रूट बताई है, इसके ऊपर काफ़ी वर्ड्स बनते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ओमनीसाइंट मतलब हो गया कि, ओमनीसाइंट का मतलब हो गया कि वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको हर चीज़ का ज्ञान हो। फिर हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है हर जगह प्रेजेंट, ठीक है। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जैसे हम गॉड के लिए, भगवान के लिए कह देते हैं कि भैया वो तो हर जगह है, तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। और वर्ड बन सकता है ओमनी पोटेंट। देखिए पोटेंट जो वर्ड है ये बना है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है हमारा ताकत, ताकत कह सकते हैं ना, पावर कह सकते हैं। तो ओमनी पोटेंट का मतलब हो जाएगा वन हु इज़ ऑल पावरफुल, या जो हर तरीके से जो है पावरफुल है, दैट इज़ कॉल्ड ओमनी पोटेंट। तो इस तरह से एक ही रूट से काफ़ी वर्ड्स बन सकते हैं। आगे देखिए, फिर एक वर्ड है भैया बेनीवोलेंट। देखिए बेनीवोलेंट क्या है। बेनीवोलेंट वर्ड का जो मीनिंग है, मीनिंग ये है कि विशिंग गुड थिंग्स और समथिंग दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। इंग्लिश वर्ड है बेनिफिट, आपको सभी को पता है। बेनिफिट का मतलब होता है कि भैया लाभ, ठीक है, कितने का बेनिफिट हुआ या इस चीज़ का बेनिफिट हुआ, दैट इज़ लाभ। और इसी से और वर्ड बनते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक, यहाँ पे देखिए पहले नीचे बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब, बेनिफिट का मतलब लाभ, बेनिफिशियल का मतलब हो गया लाभकारी, और बेनीवोलेंट का मतलब हो गया लाभदायक। जैसे हम कहते हैं कि जो आपने रीजनिंग की बुक दी थी वो हमारे लिए लाभदायक रही, हमारी तैयारी में लाभदायक रही, वही सेम मैंने एग्जांपल भी यहीं पे लिखा है। तो उस चीज़ को हम कहेंगे बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का मतलब हो गया लाभदायक, ठीक है। योर टेलीग्राम चैनल वाज वेरी बेनीवोलेंट फॉर अवर प्रिपरेशन। इस तरह से काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं और वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश स्टार्ट की है, कोई पुराना पेपर देखा होगा, तो आपको इनमें से ही कुछ ना कुछ वर्ड जो है ज़रूर दिखे होंगे। नेक्स्ट देखिए, वर्ड है टैकीटर्न, ठीक है। अभी ये जो दो तीन वर्ड्स आगे मैं दे रहा हूँ, ये सभी है एक मतलब कह सकते हैं कि व्यक्ति जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर है, उसके गुण के ऊपर है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं। कुछ लोग होते हैं जो बस बोलते जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत थोड़ा सा बोलते हैं लेकिन बहुत मीनिंगफुल होता है। कुछ लोग होते हैं भैया जो बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन उसमें मीनिंगफुल कुछ भी नहीं होता। तो दैट इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल। तो उसी में एक टाइप है टैकीटन। टैकीटन का मतलब होता है कि यार एक बंदा होता है हु जस्ट डोंट लाइक टू टॉक। टैकीटन इज़ अ person who doesn't like to talk, even he doesn't like to listen to anyone, ठीक है। तो दैट इज़ टैकीटर्न। हिंदी में इसका मीनिंग मुझे नहीं याद आ रहा है, आप देख लेना क्या है, ठीक है। उसी तरह एक और बात करते हैं, दैट इज़ गैरुलस। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग होते हैं कम बोलते कुछ ज़्यादा, तो गैरुलस हम उस व्यक्ति के लिए कह जाते हैं, ये उस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक है, ही इज़ अ गैरुलस मैन। तो गैरुलस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि बोलता बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें मतलब बहुत ही कम चीज़ों का होता है, मतलब बस बातों नहीं स्वभाव होता है ना, कि बस बातें करते रहते हैं लेकिन मतलब उसमें से कुछ ही बातों का होता है। चलिए आगे। टैकीटन मतलब जो बात करना ही पसंद नहीं करता है। गैरुलस मतलब जो बहुत कुछ बोलता है लेकिन उसमें मतलब का बहुत ही कम होता है। देन आता है लैकोनिक।
देखिए लैकोनिक का मतलब होता है कि भैया बोलता कम है, लेकिन जो बोलता है बहुत ही कह सकते हैं कि मीनिंगफुल होता है, और उसमें ही सामने वाले की पूरी बात का तोड़ निकल जाता है। एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए, एक मैं ये बुक में से ही था एग्जांपल, मेरे को याद आ रहा है, जब मैंने ये बुक पढ़ी थी लास्ट ईयर या लास्ट से लास्ट ईयर मैंने पढ़ी थी, तो लैकोनिक के लिए एग्जांपल दिया गया था कि एक प्रोफेसर था किसी यूनिवर्सिटी का। तो उससे एक स्टूडेंट, वो बहुत ही कम बोलते थे प्रोफेसर, तो उनका स्टूडेंट उससे कहता है कि आज मैं आपको 2 वर्ड से ज़्यादा बुलवा के दिखाऊंगा आपसे, ठीक है, 2 वर्ड से ज़्यादा बुलवा के दिखाऊंगा। तो प्रोफेसर क्या कहते हैं, यू लूज़। यानी प्रोफेसर ने 2 वर्ड बोले, यू लूज़, और उसकी पूरी की पूरी बात को काट दिया। यानी वो 2 से ऊपर उनसे वर्ड से नहीं निकलवा पाया। तो ये एक एग्जांपल दिया गया था एक व्यक्ति की विशेषता को एक्सप्रेस करने का कि किस तरह के व्यक्ति होते हैं। ये लास्ट वाले आप 3 याद रखिएगा। कहाँ गए? टैकीटर्न मतलब जो ना तो सुनना पसंद करता है ना बोलना, बस ठीक है, वो एक साइलेंस में रहता है अपनी। देन आता है गैरुलस, जो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं लेकिन उनकी बातों का मतलब बहुत ही कम होता है। देन आता है लैकोनिक, जो बहुत ही कम बोलते हैं, कुछ सुनने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हर चीज़ को, ठीक है, और बोलते कम है, और उनकी उतनी बात में ही जो है सारा उनका एक्सप्लेन कर देते हैं जो भी वो कहना चाहते हैं। दैट इज़ लैकोनिक, ठीक है। तो ये थे आज का आपका बूस्टर। देखिए वोकेबलरी की मैंने बात कर रहा था, वोकेबलरी में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सी लाइन मैंने लिखी है, रीड मोर नो मोर। जितनी ज़्यादा आप वोकैब को देखेंगे, जितनी ज़्यादा बार 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 रिपीट होगी आपके सामने, तो यू विल बी बेटर देन बिफोर, ठीक है। इस तरह से आज ही हम यहाँ पे एंड करते हैं आज का सेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा, और मैथ्स की बुक्स जो है प्रोवाइड करवा दी गई है। इंग्लिश की कहोगे तो भैया इंग्लिश की भी करवा देंगे, आप पढ़ने वाले बनो, बुक्स की कोई कमी नहीं आएगी आपको, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।